हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सोल्यूशन। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, इसीलिए इसमें मैंने मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो आप इसको एंड तक देखिएगा तो आपके कई सारे टॉपिक्स बिजनेस कम्युनिकेशन के कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन होता क्या है। Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols and signs of behavior. कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में कुछ ना कुछ फीलिंग्स, थॉट, एक्सप्रेशंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई पर्सन है जो कि आपको देख के मुंह बना के खड़ा हुआ है या गुस्से में खड़ा हुआ है। तो उसके पास से उसको देखते ही आप क्या समझेंगे, आपके माइंड में क्या आएगा कि ये पर्सन गुस्से में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने आपको बताया नहीं, लेकिन तब भी कम्युनिकेशन यहाँ पे भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल भले ना रहा हो, लेकिन आपको क्या हो रहा है, मैसेज रिसीव हो रहा है कि ही इज़ एंग्री। और अगर बोल के बोलेगा, अपनी फीलिंग बताएगा, तो वो भी हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैसेज का एक्सचेंज होना या मैसेज का ट्रांसफ़र होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। भले वो वर्बली हो रहा हो या मतलब किसी लैंग्वेज का यूज़ करके बोल के लिख के हो रहा हो, या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इशारों में, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हो रहा हो, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। कुछ भी शेयर होना, नो मैटर कि हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं या नॉन वर्बली कर रहे हैं, बट इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन थी वेबस्टर डिक्शनरी की, तो ये आप चाहें एग्जाम्स के लिए याद कर सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। कम्युनिकेशन एक सिंपली क्या इंटरचेंज है, थॉट्स का, ओपिनियंस का एंड इन्फॉर्मेशन, चाहे हम बोल के करें, लिख के करें या साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू करें। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स का मतलब ये होता है जो कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन प्रोसेस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, दो लोग होना ज़रूरी है, क्योंकि दो लोग नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो वो दो लोग क्या हुए, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, जिसमें से एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। सेंडर क्या करता है, जो मैसेज को फॉर्म करता है, सेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, एक आदमी गुस्से में खड़ा है, तो वो आदमी जो क्या है, वो सेंडर है, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस अपने क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है आपको, और आप वहाँ पे क्या है, रिसीवर है, जो आप उसको रिसीव कर रहे हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। Sender is a person who encodes and sends the message to the expected receiver through an appropriate channel. सेंडर कौन होता है, वो पर्सन जो मैसेज को फॉर्म करता है और इनकोड करके सेंड करता है किसी भी चैनल के थ्रू रिसीवर को। A sender is the source of message that is generated to be delivered to the receiver after appropriate stimulus from the referent. सेंडर बेसिकली क्या है, जो मैसेज को फॉर्म कर रहा है, मैसेज को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैसेज ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज ही तो सेंड होता है, जब सेंड होने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। मैसेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। द मैसेज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल और सिम्बलिक लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैसेज कैसा हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, यानी किसी लैंग्वेज का यूज़ करके, बोल के, लिख के भी उसको फॉर्म किया जा सकता है, या इशारों के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या मींस नॉन वर्बली भी उसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये मैसेज भी हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा चैनल। चैनल का मतलब होता है कि हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए। आज के टाइम पे हम वेरियस चैनल्स का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो चैनल भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। पहले तो वो डिकोड करता है, फिर वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है, मीन्स समझता है, और फिर वो क्या करता है, फीडबैक अगर नेसेसरी होता है तो फीडबैक भी देता है। अ रिसीवर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंडेड टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। अ रिसीवर ऑल्सो नोन एज डिकोडर,
रिसीवर को हम डिकोडर भी कहते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी एंड स्किल्स टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। सो ये हो गया हमारा रिसीवर। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक हम उस मैसेज को कहते हैं जो रिसीवर रिसीव करने के बाद मैसेज को फिर से सेंडर को मैसेज भेजता है। फॉर एग्जांपल, सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, फिर जब रिसीवर उसका आंसर करेगा तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक। फॉर एग्जांपल, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, कोई डाउट होगा, तो आपको जो भी अपना कुछ भी डाउट है, कुछ बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने टाइप्स को डिवाइड करके रखा है बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। अभी आपको आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि हम मैसेज को डिलीवर किन किन तरीके से करते हैं, उसके बेस्ड पे मैंने अलग टाइप बनाए हैं बेस्ड ऑन द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पज़ के टाइप्स अलग हैं एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप अलग हैं एंड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। सो हम पहले देखते हैं बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। सो मैसेज को किस किस तरह से डिलीवर किया जा रहा है, इस पे हम बेस टाइप्स देखते हैं। तो इसमें हमारा आता है वर्बल कम्युनिकेशन। पहले वर्बल का मतलब ये होता है जहाँ पे हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चाहे हम बोलें या हम लिखें, लेकिन अगर हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब आप इतना समझ लीजिए जहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इट अकर्स थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोकन और रिटन। तो या तो हम बोल के वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वर्ड्स इज यूज्ड एंड ईच वर्ड्स कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो हर वर्ड की कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी होती है। तो दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब जहाँ पे हम बिल्कुल भी वर्ड का यूज़ ना करें, यानी हम कह सकते हैं दिस इज़ कम्प्लीटली वर्डलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे बिल्कुल भी वर्ड का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आप गुस्से में बैठे हैं तो आप जैसे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये गुस्से में है, या आप सैड होते हैं तो समझ जाते हैं सैड हैं, तो पूछते हैं आप सैड क्यों हैं, क्यों हो आप। तो क्यों पूछते हैं वो, क्योंकि आपका फेस जो है, आपकी जो बॉडी है वो कन्वे कर रही है मैसेज। आप उनको खुद नहीं बता रहे जाके कि मैं सैड हूँ, लेकिन आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो उनको बता रहे हैं कि आप सैड हैं, तो उसके थ्रू उनको पता लग रहा है। तो हमारी बॉडी भी बहुत कुछ मैसेज कन्वे करती है, हम किस तरह से चल रहे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। तो ये कैसे होता है, थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे चलने का तरीका क्या है, ये क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हम मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे बहुत से लोग स्टेज पे जाके जब बोलते हैं तो कुछ लोग काफ़ी नर्वस लगते हैं, ऐसा लगता है काफ़ी डरे हुए हैं, तो वो बताते नहीं है कि हम डरे हुए हैं, लेकिन उनका फेस देख के पता लग जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता लग जाता है कि वो डरे हुए हैं। सो बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत ही सारे मैसेज कन्वे करती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम पर्पस के बेस पे कैटेगराइज करें तो हमारे कम्युनिकेशन के दो ही पर्पस होते हैं। एक तो होता है पर्सनल पर्पस, जैसे अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करना, अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करना, और एक हमारा होता है प्रोफेशनल पर्पस, जैसे अपने कॉलेजेस में अपने टीचर्स से कम्युनिकेट करना, या अपने ऑफिस में अपने बॉस से कम्युनिकेट करना, एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करना। तो हम घर पे हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन यही जब हम ऑफिसेज में, स्कूल्स में होते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता है। तो जो प्रोफेशनल पर्पस से हम करते हैं कम्युनिकेशन, यानी ऑफिसेज में, स्कूल्स में, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो हम पर्सनल पर्पस से करते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, तो वहाँ पे उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो पहले हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड इज जनरली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कस्टमर्स से कम्युनिकेट करना, आप जब बिज़नेस में होते हैं, किसी पोस्ट पे होते हैं, कोई कस्टमर आता है तो आप उसे एक फैमिली मेम्बर की तरफ से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उससे कम्युनिकेट करना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, द नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ अ हॉस्पिटल विल कम्युनिकेट विद स्टाफ नर्स थ्रू असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट्स, सुपरवाइजर्स एंड वार्ड इंचार्ज नर्सेस।
सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल बिजनेस का दिया, या आप मान लिया आपकी कोई शॉप है तो वहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा, अपने फैमिली मेम्बर से बात करने का तरीका अलग होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कम्युनिकेट करते हैं, कुछ लिमिट्स को फॉलो करके कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल, जैसे अपनी हम घर पे बोलते हैं, अपने मतलब आम बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो लाइन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो हमको नहीं करनी पड़ती, यानी अपनी पोजीशन को हमें ध्यान में नहीं रखना होता है, हम फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है गॉसिप, चिट चैट एंड किटी पार्टीज़। तो हम जैसे ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, उस पर नॉर्मली कुछ भी भेज दिया, तो ये होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बेसिकली दो, बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में दो ही टाइप बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लेवल्स मतलब पहले तो एक आता है इंट्रापर्सनल लेवल, जिसमें हम खुद से एक कम्युनिकेशन करते हैं, खुद से बातचीत करना अकेले में बैठ के, तो वो कहलाता है इंट्रापर्सनल। फिर एक पर्सन इन्वॉल्व हुआ, हम अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपने किसी सिंगल पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर आता है हम पूरे ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर आता है हम पूरी पब्लिक से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये आता है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें फर्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब ये होता है कि हम खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपने कई बार आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अकेले में बैठ के सोचते हैं कि ऐसा कर लें, फिर आइडिया आता है नहीं ऐसा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसे हम सेल्फ टॉक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है जब हम स्पिरिचुअली कहीं इन्वॉल्व होते हैं। इट टेक्स प्लेस विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। द पर्पज ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज टू रियलाइज सेल्फहुड यानी अपने आप को रियलाइज़ करना, इन्हेंस स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करना, यानी ये समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, या अध्यात्म से रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्सन है और बहुत सारे थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ लोगों को जब वो एड्रेस करता है, जैसे इलेक्शन कैंपेन्स आपने देखी होंगी, तो वहाँ पे एक सिंगल लीडर होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको वो एड्रेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही अभी हम बात कर रहे हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन तब अकर होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहा है, या सुपरवाइजर मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी टॉप लेवल लोअर लेवल से या लोअर लेवल टॉप लेवल से। ये जो कम्युनिकेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं, वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेके बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन पैटर्न मतलब किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, 1 वे, 2 वे, 3 वे, इसमें हम इसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो इस पे भी कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और सेंडर ही रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपसे कुछ बोला तो मैं सेंडर हुआ, आप रिसीवर हुए, फिर आप कुछ मुझसे बोलेंगे तो आप सेंडर हो गए, मैं रिसीवर हो गया। तो इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रोसेस मतलब सेंडर रिसीवर की पोजीशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सेंडर होते हैं, आपका फ्रेंड रिसीवर होता है। फिर जब आपका फ्रेंड बोल रहा होता है तो आपका फ्रेंड सेंडर बन जाता है और आप रिसीवर बन जाते हैं। तो ये होता है 2 वे कम्युनिकेशन। इसमें सेंडर रिसीवर पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। बट 1 वे क्या होता है, इसमें सेंडर ही रहता है और रिसीवर ही रहता है। मतलब रिसीवर कुछ बोल नहीं सकता या अपना मैसेज नहीं भेज सकता, वो सिर्फ रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वीडियो है, तो आप ये देख रहे हैं,
तो आप बोल नहीं सकते, सिर्फ आप सुन सकते हैं। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई यूट्यूबर लाइव जब होता है, या मैं लाइव अगर आऊँ और फिर मैं बोलूँ, आप उसका रिस्पॉन्स दें मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे कमेंट बॉक्स तो लाइव चलता रहता है ना। तो आप जब उस पर लिख के कुछ भी भेजेंगे तो मैं वहाँ पे रीड करूँगा, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा, तब वो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा वन टू वन कम्युनिकेशन। वन टू वन का मतलब ये होता है एक पर्सन से एक पर्सन तक से कम्युनिकेट हो रहा है, यानी एक से एक तक। वन टू वन हमको नाम से ही पता लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेंडर एंड वन रिसिपिएंट एट वन टाइम इज टर्म्ड एट वन वन टू वन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा मैनी टू वन, यानी कई लोग बैठे हैं और एक बंदे से जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं और एक एक स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, या इंटरव्यू जब होता है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इंटरव्यू से। तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारे इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं और सिर्फ एक इंटरव्यू ही होता है। वो जब वहाँ पे जाके बैठता है तो सारे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जैसे आईएएस का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे एक इंटरव्यूअर नहीं होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं और एक बंदा जाता है इंटरव्यू देने, तो वो सब लोग मिल के उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन है रहा है, मैनी टू वन, यानी कई लोग जो है वो एक से, मैनी टू वन, कई लोग एक से। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मान लीजिए सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैसेज रिसीवर तक पहुंच नहीं पाया, या कई केसेस में तो पहुंच ही नहीं पाता है मैसेज, और कई केसेस में क्या होता है मैसेज पहुंच जाता है बट रिसीवर उसको एग्जैक्टली वैसा नहीं समझ पाता जैसा कि सेंडर ने कुछ बोला है। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से कुछ बोला लेकिन वो समझ नहीं पाया। जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे, बट उसको लगा कि आप परसों के बारे में पूछ रहे हैं और उसने जवाब दिया कि नहीं परसों मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि आपने कल पूछा था, उसको लगा कि आप परसों के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि इसके कई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंड कायदे से सुन ना पाता हो तो वो ना समझ पाया हो, या हो सकता है आपने कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया हो, इंग्लिश में पूछ लिया हो आपने और उसको इंग्लिश आती नहीं हो तो वो नहीं समझ पाया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, हमारे कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाती है कुछ रीजंस की वजह से। वो रीज़न लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है रिसीवर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो ना सुन पाया हो। तो ये डिफरेंट हमारे बैरियर्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर हम ऐसे बैरियर को कहते हैं जिसमें रिसीवर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो मैसेज को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। मान लीजिए एक बंदा है जिसे जो सही से सुन नहीं पाता है, हियरिंग प्रॉब्लम है उसको, तो वो आप उससे कुछ बोलेंगे तो वो हो सकता है सही से आपकी बात ना समझ पाए और गलत रिप्लाई दे दे आपको। जैसे आपने बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप उसको आपका नहीं वो सुन ही नहीं पाया, उसको लगा आप कह रहे हैं मैं आऊँगा, आपने कहा मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसको नहीं वर्ड नहीं सुन पाया, उसको लगा आप कह रहे हैं मैं आऊँगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है। आपकी गलती नहीं है इसमें, आपने तो सही बोला, बट रिसीवर की प्रॉब्लम है कि उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो पुअर रिटेंशन ड्यू टू द मेमोरी प्रॉब्लम, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि पुअर रिटेंशन है, हमें बातें याद नहीं रह रही हैं। हो सकता है रिसीवर को उस टाइम पे सुन लिया हो आप कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, और बाद में उसे लगा हो आप कह रहे थे मैं आऊँगा, क्योंकि वो भूल गए आप क्या कह रहे थे। तो ये पुअर रिटेंशन, मेमोरी की पुअर रिटेंशन हो सकती है कि हमको याद ना रहे, हम भूल जाए और बाद में मिस इंटरप्रेट कर ले मैसेज को। लैक ऑफ अटेंशन, हो सकता है कोई ध्यान से सुन ना रहा हो। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, हो सकता है डिस्कम्फर्ट की वजह से, कोई बीमारी है उसकी वजह से वो मैसेज को नहीं समझ पा रहा है। पुअर सेंसरी परसेप्शन, हो सकता है पुअर सेंसरी परसेप्शन हो, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रिसीवर को जिसकी वजह से वो बात को ना समझ पा रहा हो। हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। पुअर लिसनिंग स्किल्स, हो सकता है पुअर लिसनिंग स्किल्स हो, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स भी हमारे पास होनी चाहिए मैसेज को सही से इंटरप्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हो सकता है इतनी ज़्यादा
बातें माइंड में ऑलरेडी हों कि इतनी इन्फॉर्मेशन का बर्डन हो कि हम मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाए। जेंडर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, हो सकता है जेंडर डिफरेंसेस की वजह से रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट ना कर पाया हो, तो देयर में भी मैनी रीजंस। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल बैरियर्स का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट की वजह से मैसेज जो है इंटरप्रेट नहीं हो पाता, यानी इन्वायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं कुछ ऐसे जिनकी वजह से, मान लीजिए बहुत शोर हो रहा है, आपकी मम्मी, आप ऊपर वाले, मान लीजिए आप ऊपर वाले रूम में हैं और आपकी मम्मी नीचे से कुछ आपसे बोल रही हैं, बट इतना शोर मच रहा है, मान लीजिए सॉन्ग्स प्ले कर रहा है कोई, और आप उसकी वजह से मैं उनकी बात सुन नहीं पाए पूरी, और आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि आपको लगा मम्मी कुछ ये कह रही हैं और उन्होंने कहा कुछ और हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ना मम्मी की गलती है ना आपकी गलती है, क्योंकि आप भी कान लगा के सुन रहे थे और मम्मी भी ध्यान से बोल रही थी, बट इन्वायरमेंट ऐसा था कि शोर इतना ज़्यादा हो रहा था आप नहीं समझ पाए। तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंट की वजह से जो हम मैसेज को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल लाउड बैकग्राउंड नॉइस। अगर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया, पुअर लाइटिंग, लाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ठीक से मान लीजिए देख नहीं पा रहा हूँ किसी पर्सन को, तो हो सकता है उस टाइम पे भी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या हो सकती है कोई इशारे में मुझसे कुछ बोल रहा हो लेकिन लाइटिंग इशू हो, उसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ ना पाऊँ वो क्या बोल रहा है। अनकम्फर्टेबल सेटिंग, अनकम्फर्टेबल सेटिंग भी इसका एक रीज़न हो सकती है कि कुछ सेटिंग ही ऐसी है कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा हो। अनहाइजीनिक सराउंडिंग एंड बैड ऑर्डर, वेरी हॉट एंड कोल्ड रूम, डिस्टेंस। सो दिस में भी, देयर में भी मैनी रीजंस। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे इमोशंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हम मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। इमोशंस का मतलब, फॉर एग्जांपल आप बहुत सैड हैं या बहुत गुस्से में हैं, तो किसी ने कुछ अच्छी बात भी बोली तो वो भी आपको कैसी लगेगी, बुरी लगेगी, उस पर भी आप इरिटेट होंगे, चिल्लाने लगेंगे। बट कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कोई गलत बात होती है उसको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जैसा मैसेज है हमें वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं अपने मूड के हिसाब से वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। खुश हैं तो बुरे मैसेज पे भी अच्छा रिएक्ट हो जाता है, और गुस्से में है तो बुरा जो मैसेज है, अच्छा जो मैसेज है उस पर भी हम बुरा रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि गुस्से में होते हैं। तो इसे कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। तो ये क्यों हो रहा है मिस इंटरप्रिटेशन? बिकॉज ऑफ आर साइकोलॉजिकल मूड। हमारा मूड ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे कौन से बैरियर कहलाते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट है हमारा मिस परसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंड कर लेना बात को अपने मूड की वजह से। जैसे मूड ख़राब होता है तो कोई फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड भी आ जाता है तो उसको भी हम सुना देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। डिस्ट्रस्ट एंड अनहैप्पी इमोशंस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, साइकोटिक एंड न्यूरोटिक इलनेस, वरी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, fear, anxiety and confused thinking. So these may be many reasons of this barrier. नेक्स्ट है हमारा सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर का मतलब ये होता है कि एक पर्सन किसी और सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, दूसरा पर्सन किसी और सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, उसकी वजह से वो लोग आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बट बहुत सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सोसाइटी के लोग वर्क करते हैं, और तो उनका अलग रहन सहन अलग होता है, इसीलिए बहुत सारे जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनका बोलने का स्टाइल अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, तो कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग कई चीज़ों को लेके हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सोशल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है? बैरियर ड्यू टू डिफरेंट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा है अमेरिका का और एक है इंडिया का। तो इंडिया में क्या होता है कि नमस्ते करने का अलग तरीका है, अमेरिका में अलग तरीका है ग्रीट करने का। तो जब दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो इन डिफरेंसेस की वजह से कई बार बैरियर अकर हो जाते हैं, तो दिस आर कॉल्ड कल्चरल बैरियर्स। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब ये होता है जो बैरियर लैंग्वेज की वजह से अकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेन, तो क्रेन तो एक मशीन होती है जो भारी भारी चीज़ों को उठाती है, और एक क्रेन वो होता है, एक एनिमल होता है क्रेन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं सारस। तो मान लीजिए किसी ने बोला द पार्क इज़ फुल ऑफ क्रेन्स, यानी पार्क क्रेन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज जाएंगे, तो किन क्रेन से भरा है, मशीनों से भरा है या उन एनिमल्स से भरा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है यहाँ पे। तो इस क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू लैंग्वेज। तो इसे हम इसलिए बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर होते हैं फॉल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्योंकि लैंग्वेज का ट्रांसलेशन जो हम करते हैं वो गलत तरीके से कर लेते हैं। या कि कोई जो है क्रेन को ट्रांसलेट करके सारस बोलेगा, कोई क्रेन को मशीन समझेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसलेशन की वजह से बैरियर जो अकर होगा उसे हम कहेंगे सिमेंटिक बैरियर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन, हर इंसान के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं अलग अलग जगह पे। तो कई बार मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत खुश होता है, तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे कि उसे गुस्सा आ गया हो, खुशी में वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है। लेकिन नॉर्मली तो लोगों को लगेगा कि वो गुस्सा हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन था वो गुस्से वाला था खुशी के टाइम पे। तो इस तरह से मैसेज की इंटरप्रिटेशन हो जाती है कई बार। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स मेथड्स टू ओवरकम फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर को कैसे ओवरकम किया जाए। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर अकर क्यों करता है, हमने क्या बात करी थी कि रिसीवर की वजह से। रिसीवर या तो सुन नहीं पाता है, या तो वो ज़्यादा ध्यान से मैसेज को सुनता नहीं है, या तो मैसेज पे फोकस्ड होकर नहीं सुनता है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर अकर करता है। ये रिसीवर की वजह से अकर करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या फोकस करना पड़ेगा, रिसीवर पे। कीप इन ईच अदर्स रिटेंशन एंड रीएलोकेशन एबिलिटीज़। तो रिसीवर को क्या करना चाहिए, अपना जो अटेंशन है वो मैसेज पे रखना चाहिए, प्रॉपरली एक एक बात को क्लियरली सुनना चाहिए, एक एक वर्ड को क्लियरली सुनना चाहिए। तो ये बैरियर रिमूव हो सकता है। पे अटेंशन ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो तो दोनों को फोकस रहना चाहिए, अटेंशन पे करना चाहिए। इंश्योर ईच अदर कंफर्ट, एक दूसरे की आराम को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसी लैंग्वेज ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें जो एक दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बहुत इंग्लिश आती है तो वो हाई फाई वर्ड बोलने लगते हैं, तो लोगों की समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे वर्ड यूज़ करना चाहिए जो हमारा रिसीवर जिसमें कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है इंश्योर द इंट्रैक्टनेस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। तो सेंसरी जो परसेप्शंस होते हैं उसको हमको क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर मान लीजिए किसी को कम सुनाई देता है, तो हमें उसी हिसाब से अपना वॉल्यूम क्या करना चाहिए, लाउड कर देना चाहिए, ताकि उसको एटलीस्ट हमारी बात सुनाई दे। द लिमिटेशन ऑफ हियरिंग एबिलिटीज़ मस्ट कीप इन माइंड। तो लिमिटेशन हियरिंग एबिलिटीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, ध्यान से बात को सुनना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मस्ट अवॉइड। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि हमने बहुत सारी बातें एक साथ किसी को अगर बता देंगे तो वो आधी बातें भूल जाएगा या कुछ और समझ लेगा। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड टू ओवरकम इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए मैंने सॉन्ग वाला एग्जांपल दिया था आपको कि आपकी मम्मी आपसे कुछ कह रही हैं और वहाँ पे सॉन्ग प्ले है, तो आप सुन नहीं पाए उनकी बात को, या आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया, गलत समझ लिया उनकी बात को। तो ऐसे में हमको क्या करना है, पहले तो बैकग्राउंड कम्युनिकेशन तब करना है जब बैकग्राउंड नॉइस कम हो, या पहले हम ये इंश्योर कर लें कि जो सॉन्ग बज रहा है उसको हम कम करवाएं पहले, फिर मम्मी से दोबारा पूछें कि आपने क्या कहा। तो ऐसे में ये बैरियर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अ कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट कई बार क्या होता है, प्रेजेंटेशन के टाइम पे सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अ हाइजीनिक एंड ऑर्डर फ्री इन्वायरमेंट। तो हाइजीनिक एंड ऑर्डर फ्री इन्वायरमेंट हमें इंश्योर कराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड टू ओवरकम साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे हमने अभी देखा था कि हम खुश हैं, तो अगर हम खुश हैं तो बुरी बात को भी हम अवॉइड करते हैं, एज अच्छी बात की तरह उस पर रिएक्ट करते हैं। बट अगर हम गुस्से में हैं तो हम अच्छी बात पे भी बुरा रिएक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, अपने माइंड को पहली बात बैलेंस्ड रखना चाहिए, मैसेज को जो है सीरियसली लेना चाहिए, और फिर उस पर उसी तरह से रिएक्शन देना चाहिए।
नेगेटिव इमोशंस को अपने कंट्रोल करना चाहिए। या ओवर पॉजिटिव जो रिएक्शन होता है, नेगेटिव का मतलब गुस्से में जो बुरा रिएक्शन हम कर देते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। और जो ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो बुरी बात पे भी अच्छा रिएक्शन दे देते हैं, उसको भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए। मेथड टू ओवरकम सोशल बैरियर। सोशल बैरियर को कैसे हम इम्प्रूव दूर कर सकते हैं? द डिफरेंस इन सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर मस्ट बी गिवन कंसिडरेशन। सो जो सोशल नॉर्म्स, जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, जो डिफरेंस है उसको कंसिडर करना चाहिए, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो बंदा है ये दूसरी सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो इसकी कई चीज़ें मुझसे डिफरेंट होंगी, तो उनको अगर मैं माइंड में रखूँगा तो मैं पहले तो क्लियर कर लूँगा। तो क्लैरिटी से क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। सोशल बिलीव्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, और सोशल बिलीव्स को भी हमें माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स टू ओवरकम कल्चरल बैरियर्स। तो कंसीडर कल्चरल डिफरेंसेस, हमको उसी तरह कल्चरल डिफरेंसेस को माइंड में रखना चाहिए। कंसीडर कल्चरल ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। तो जो वैल्यूज़ और बिहेवियर हैं कल्चर के अलग अलग जगह पे, जैसे इंडिया में अलग तरीके से नमस्ते किया जाता है, अमेरिका में अलग तरीके से नमस्ते किया जाता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम कर रहे हैं। मेथड्स टू ओवरकम सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को कैसे दूर किया जा सकता है? यूज़ ऑफ सेम लैंग्वेज। पहली बात, सेंडर और रिसीवर के बीच में सेम लैंग्वेज को यूज़ होना चाहिए। कंसिडर डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन ऑफ मैसेज। सो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो एम्बिगुअस है, जो कन्फ्यूजिंग है, जैसे मैंने क्रेन वाला एग्जांपल दिया था, तो ऐसे वर्ड्स को हमें क्या करना चाहिए, पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन निकालनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स टू ओवरकम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? कंसिडर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी पॉलिसी रूल्स हैं उनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंपल नॉन कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल और नॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब जो कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है तो वो सिर्फ कम्युनिकेट करता है सुपरवाइज़र से, सुपरवाइज़र कम्युनिकेट करता है मैनेजर से, मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट करता है एग्जीक्यूटिव से। सो इस तरह से हमको एक चेन बनानी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन ईजिली हो सके। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिवाइडेड इंटू स्मॉलर सबसेट। तो जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कम्युनिकेशन की ईजनेस को ध्यान में रखना चाहिए। मेथड्स टू ओवरकम प्रोसेस रिलेटेड बैरियर्स। सो प्रोसेस रिलेटेड बैरियर हमने देखे नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। 7 C's होते क्या है? जैसे कि हमें पता है अगर हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि हम बस बोलना शुरू कर दिया कुछ भी, किसी भी रूल्स रेगुलेशन सबको किनारे करते हुए, ऐसा नहीं है। हमको कुछ रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कम्युनिकेट अगर हम करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होगा, और हमारे जो रिसीवर है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे ज़रूर इम्प्रेस होगी। सो जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, इनका स्टार्टिंग लेटर होता है सी। जैसे आप यहाँ पे 7 लिखे हुए देख रहे होंगे, तो इनका स्टार्टिंग लेटर होता है सी। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो कोई भी कर सकता है, बट हमारा कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्टिव है, हमारा ऑडियंस कितनी ज़्यादा कन्विंस्ड है हमसे, कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इससे हमें हमारा कम्युनिकेशन लेवल पता लगता है। तो इसीलिए हमें इन प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, चाहे हम कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से कर रहे हो या अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में कम्युनिकेट कर रहे हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस। मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी बात ना कही गई हो उसमें। जैसे मान लीजिए आपने बोला अपने फ्रेंड से कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तो कल, अब वो उसने कहा ठीक है, लेकिन बाद में वो कन्फ्यूज़ हो गया आप किस टाइम आएंगे कल। हो सकता है आप सुबह ही सुबह उसके घर पे पहुंच जाएं, हो सकता है आप दोपहर में, हो सकता है आप शाम को आएँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्फ्यूज़न हो गया। हो सकता है वो ये समझे कि आप कल शाम को आएंगे, तो उसने क्या किया, मिस इंटरप्रेट कर लिया
क्योंकि आपने बताया भी नहीं शाम को आएंगे और आपने कुछ टाइम दिया नहीं, तो वो शाम को कंसिडर करके चलने लगा। तो इसीलिए मैसेज में कंप्लीटनेस होनी चाहिए कि बाद में जो रिसीवर है वो बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये कहीं ये तो नहीं कहा, कहीं वो तो नहीं कहा। मैसेज में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, एक एक बात प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। ऑडियंस को जिन जिन बातों की ज़रूरत हो सकती है, ये आपको खुद से एज्यूम करना होगा कि क्या क्या ज़रूरी बातें हैं और वो उसमें इंक्लूड करनी होंगी। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट। रिसीवर का जो माइंडसेट है वो आपको कंसिडर करना चाहिए, तभी आप ये सोच पाएंगे कि कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, वो क्या क्या किन किन बातों पे कंफ्यूज हो सकता है, वो बातें मैं क्लियर कर दूँ अभी। तो रिसीवर का माइंडसेट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फीचर्स, नो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लीव्स नो क्वेश्चन। तो लीव्स नो क्वेश्चन, इसमें फिर रिसीवर के पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि वो दोबारा आपसे पूछे। जैसे फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया, तो दोबारा पूछेगा आपसे भाई टाइम, कि भाई किस टाइम पे आओगे, ये तो बताया नहीं तुमने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कंप्लीटनेस होगी तो लीव नो क्वेश्चन, गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप हमेशा एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि उसको कुछ पूछना ना पड़े। नो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिस नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा कंसाइजनेस। अब कंप्लीटनेस तो ज़रूरी है ही, साथ में हमको कंसाइज भी रखना है। कंसाइज का मतलब ये होता है कि हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, पूरी बात भी हम कर दें और मैसेज हमारा फिर भी कंसाइज रहे। इट मीन्स वर्डीनेस। कम्युनिकेशन वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे इज लीस्ट पॉसिबल वर्ड, यानी कम से कम शब्दों में हमें अपनी बात को कहना है। ऐसा नहीं कि बस लिखते चले गए लिखते चले गए, इससे कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाता है जब हम बहुत सारे वर्ड्स को उसमें इंक्लूड कर देते हैं। फीचर्स इसके क्या क्या है? हाईलाइट द मेन मैसेज। जब हम कम वर्ड का यूज़ करेंगे तो मेन मैसेज क्या होगा? हाईलाइटेड होगा पूरे मैसेज में। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। सो जब आप कंसाइजनेस को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा जिन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है उनको आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स। तो शॉर्ट मैसेज आपको आप प्रोवाइड करेंगे, यानी जब जाहिर सी बात है आप अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मैसेज शॉर्ट होगा और कंप्लीटनेस होगी, इसीलिए उसमें एसेंशियल मैसेज भी होगा, उसमें लिमिटेड वर्ड्स में होगा। मैसेज बिकम्स अपीलिंग एंड कॉम्प्रहेंसिबल टू द ऑडियंस। सो मैसेज क्या होता है? जब आप कम शब्दों में लिखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो होगा ही, साथ ही साथ जब कंप्लीटनेस भी होगी तो ऑडियंस उसको अच्छे से समझ पाएगी आपके मैसेज को। मैसेज इज नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, यानी रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, यानी एक बात को बार बार आप ना दोहराइए उस मैसेज में। फॉर एग्जाम्पल, वर्डी मैसेज क्या हो? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आई एम बिजी। आप सीधे बोल सकते हैं नाउ आई एम बिजी। एट दिस टाइम 3 वर्ड की जगह आप एक सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वर्डी हम देखते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो इसको आप ड्यू टू द फैक्ट दैट आई वॉज इल, तो आप इतना बोलने से अच्छा है बोल दिए बिकॉज आई वॉज इल। सो इस तरह से मैसेज को कंसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि हमको ऑडियंस को कंसिडर करना चाहिए, ऑडियंस के लेवल को कंसिडर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देने आया बाहर से, कोई सेमिनार लेने आया बाहर से किसी दूसरे कॉलेज से, और आपके कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, और वो आता है वहाँ पे इंग्लिश में पूरी प्रेजेंटेशन दे के चला जाता है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा होगा? किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसको क्या करना चाहिए? पहले ऑडियंस का लेवल देख लेना चाहिए कि ऑडियंस किस लेवल की है, ऑडियंस किस लेवल की है, किस लेवल की इंग्लिश जानती है, किस लेवल से मुझे बात करनी है ऑडियंस से, तब उन्हें आना चाहिए। क्योंकि ऑडियंस को लेवल को ही हम जब कंसिडर नहीं करेंगे और आके कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे तो हमारा कम्युनिकेशन तो इनफेक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि ऑडियंस हमारे मैसेज को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब ये होता है कि आपको टू द पॉइंट रहना है, बात को घुमा फिरा के नहीं कहना है, सीधी सीधी आप बात बोलिए जो भी है। तो सीधी सीधी बात आप जब बोलेंगे तो रिसीवर को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपके मैसेज को रीड करने में। तो इसीलिए हमको टू द पॉइंट रहना है, जो बात है उसको सीधे सीधे बोल देना, घुमाना फिराना बात को नहीं है इधर उधर। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिटी। मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज हो, कुछ भी कंफ्यूज ना हो उसमें,
क्लैरिटी emphasizes a specific message or goal at a time rather than on trying to achieve too much at once. सो आपको क्या करना है, क्लियर मैसेज को क्लियर रखना है, एक एक चीज़ को क्लियर कर देनी है। अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग भी रही है तो उसको आप क्लियर कर दीजिए पूरा आगे कि ऐसा 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 है इसमें। तो आप बिल्कुल क्लियर करके मैसेज चलिए ताकि रिसीवर को कुछ भी कंफ्यूजिंग ना लगे, अटपटा ना लगे और वो सोचने ना लगे कि ये क्या बोल दिया। नेक्स्ट है हमारा कर्टसी। कर्टसी का मतलब ये होता है कि हमको हमेशा फ्रेंडली नेचर उसमें रखना है। हमारी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट होनी चाहिए मैसेज में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हमने रफ़ लैंग्वेज लिख दी। जैसे कई बार कुछ लोग मैसेज लिखते हैं तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही रफ़ लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनसे बात करने का दिल ही नहीं करता है बिल्कुल, या उनकी एक बहुत ही ख़राब इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। कई बार हम लोग ब्लॉक भी कर देते हैं गुस्से के मारे। तो इसीलिए हमको हमेशा पोलाइट लैंग्वेज में बात करनी चाहिए ताकि हम जो हमारा सामने वाला बंदा है उसको नाइस फील हो, हमारे हम उसको नाइस फील करा सकें। नेक्स्ट है हमारा करेक्टनेस। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मैसेज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोगों की ग्रामर अच्छी नहीं होती है और वो क्या करते हैं, बहुत सारे गलत टेंसेस का यूज़ करके, गलत वर्ड्स का यूज़ करके मैसेज को फॉर्म कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा और वर्ड्स आपने सही नहीं यूज़ करे होंगे तो आपका मैसेज इनफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हमको ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा मैसेज ग्रामेटिकली करेक्ट रहे, वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट रहें और जो फैक्ट्स हमने यूज़ किए हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।